हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का अपना टॉपिक होगा सैलरी। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स में हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी है, मैंने लास्ट ईयर डाला था। उसके बाद में आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये भी मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था। उसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है, ये भी मैंने डाला था। तो ये सब असेसमेंट ईयर 2020-21 के हिसाब से किया था। और वैसे ज़्यादा पोर्शन में चेंजेस नहीं, आप ये वीडियोस रेफ़र कर सकते हो। पूरा स्टार्ट टू एंड तक मैंने डिटेल में सब समझाया था, तो आप एक बार देखोगे और नया बुक रेफ़र करोगे। असेसमेंट ईयर ही सिर्फ बदला होगा, आपको सिर्फ असेसमेंट ईयर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम का प्रीवियस ईयर था अपना 1920 और असेसमेंट ईयर था 2021। तो सेम इस बार हम असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से हम ये पूरा सैलरी चैप्टर देखने वाले हैं। आगे वाले जितने भी होंगे वीडियो 21-22 के हिसाब से करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना सैलरी होगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर जो था लास्ट ईयर, उसमें मैंने सैलरी के 2 वीडियोस डाले थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके कॉन्सेप्ट, आप वो भी रिफ़र कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सिर्फ असेसमेंट ईयर बदलता है और कुछ नहीं है। तो आपका पोर्शन में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, तो आप वो रिफ़र कर सकते हो वीडियो, ठीक है। चलो आज हम सैलरी चैप्टर देखते हैं, ठीक है। सैलरी, अब सैलरी में ये इंडेक्स है। इंडेक्स में इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आ गया, हु इज़ टैक्सेबल आ गया, व्हेन सैलरी इज़ टैक्सेबल। तो अगर मैं इसे देखूंगा शॉर्ट में, तो मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि ये जो है सैलरी चैप्टर, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17। ये 3 सेक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा सैलरी कवर हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए सेक्शन नंबर 15, 17 एंड 16 यहाँ पर है, ठीक है, डिडक्शन। ये सेक्शन नंबर जो 10 है यहाँ पर दिया हुआ, सेक्शन नंबर 10, ये एक्चुअली जनरल सेक्शन है। ये जनरल सेक्शन है, ये सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होता है। ये अदर देन सैलरी जो है, अदर हेड से अपने पास अदर हेड से, आप पहले वाले मेरे वीडियोस रेफ़र करना, मैंने हर चीज़ बताया है। जैसे सैलरी इनकम होती है तो एक हेड है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है तो वो दूसरा हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो अलग हेड है, फिर कैपिटल गेन है वो अलग हेड है, अदर सोर्स है वो अलग हेड है। ऐसे अदर बहुत सारे हेड्स है अपने पास, टोटल 5 हेड्स है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो अलग अलग हेड्स के लिए एग्जेम्पशन का एक अलग सेक्शन है। वो क्या करता है कि सबको एग्जेम्पशंस बताया गया है कि किधर किसको एग्जेम्पशंस हैं। तो ये सेक्शन 10 जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो सेक्शन 10 में जितने भी यहाँ पर लाइन आइटम दिए गए हैं, वो हर एक एग्जेम्पशन के अंडर में आता है, क्राइटेरिया में आता है। अब एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या फ़र्क है वो मैं बताता हूँ आपको। ये डिडक्शन है, देखिए यहाँ वाला जो 16 सेक्शन है वो डिडक्शन के बारे में बात करता है। 16 फिफ्थ जो पॉइंट है वो एग्जाम्पशन के बारे में बात करते हैं, और ऊपर के जो है सेक्शंस वो सैलरी के बारे में बात करती है। चलो देखते हैं एक एक करके क्या है। हम देखो, सबसे पहला जो है सेक्शन नंबर 15 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हेन सैलरी इज़ टैक्सेबल। व्हेन सैलरी इज़ टैक्सेबल मतलब कब सैलरी टैक्सेबल होगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ चार्जेस। मतलब आप जिस दिन सैलरी कमाओगे तो वो सैलरी कब टैक्सेबल होगा, व्हेन इज़ सैलरी टैक्सेबल। तो वो सेक्शन 15 बताता है अपने को। तो ये हम प्रोविजंस पढ़ेंगे। सेक्शन 16 जो है वो क्या बताता है, सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है। आप बोलोगे अगर मुझे एम्प्लॉयर ने बोनस का स्वीट्स दिया, या बोनस में सैलरी एक
एक्स्ट्रा सैलरी दिया या कुछ ज़्यादा अमाउंट दे दिया, मुझे बोनस में पैसे मिलते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसे, राइट, जो नॉर्मल सैलरी से होता है या फिर एक्स्ट्रा एक सैलरी दिया जाता है, अपने अपने रूल्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, राइट। तो वो बेसिस पे वो चीज़ सैलरी में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ हमें सेक्शन 17 बताता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, मैंने गलत लिखा, 17 है, सेक्शन 17, ठीक है। एंड सेक्शन 16 जो है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 16 जो दिख रहा है वो डिडक्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? डिडक्शन के बारे में बात करता है। ये डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन एंड एग्जम्पशन में बड़ा फ़र्क है, याद रखना, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन में बड़ा फ़र्क है। तो वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी पीछे प्रीवियस इसमें पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो टेंशन नहीं, आगे जाके हम लोग समझेंगे ये सब चीज़, ठीक है। तो आज कोशिश करते हैं हम सेक्शन 15 का जो बेसिस ऑफ चार्जेस है वो पढ़ के लेंगे। और ये सेक्शन 10 जो है, ये सेक्शन 10 जब हम सम सॉल्व करने जाएंगे तो एक एक प्रोविज़न समझते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ग्रेच्युटी, पेंशन, जैसे सम्स आता है वैसे मैं एक एक प्रोविज़न आपको बताते जाऊँगा। वो एग्जेम्पशन का प्रोविज़न होगा, तो वो बेसिस पे हम लोग ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्या सैलरी में क्या चीज़ कवर है। यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। सैलरी किसे कहते हैं सबको पता है, एक बार रीड कर लेना, आप समझोगे सैलरी क्या है, ठीक है। एक नॉर्मल सेंस में एक फ़िक्स पेमेंट होता है जो कि एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करता है। क्यों एक्सपेक्ट करता है? क्योंकि वो रेगुलर क्या करता है, सर्विस रेंडर करता है उसको, राइट। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। हो सकता है वो वेजेस पेड भी कवर होता है इसके अंदर, मैनुअल वर्क, क्लेरिकल जॉब। तो दो टाइप के होते हैं, एक वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, आपने सुना होगा। जैसा प्रोफेशनल होते हैं उनको सैलरी दिया जाता है, और जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस पेड किया जाता है। दोनों का एक ही इंटेंशन सेम है कि दोनों सर्विस देते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, उसके बदले में उनको फिक्स पेमेंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर है हु इज़ टैक्सेबल। देखो अपना क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, सेक्शन 15 यहाँ पर है। उससे पहले उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स क्लियर किए अपने साथ। उन्होंने बोला है सैलरी जो चैप्टर करते हो तुम लोग, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन टैक्सेबल होगा इसके अंदर, बेसिक। तो सबसे पहले उन्होंने पॉइंट लिया है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जब आप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका, कहीं पे आप इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे अपने को सेलेक्ट किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने बीच में, एक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर, ये सब चीज़ होता है अपने सब HR अपना। तो वो चीज़ जब आप सर्विस देते हो पूरा मंथ, तब आपको सामने वाला एम्प्लॉयर क्या देता है, सैलरी देता है। तो वो हुआ इसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता है आप सैलरी में कभी नहीं जा सकते, ठीक है। आप कभी भी सैलरी में नहीं जा सकते। एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो टीचर प्रिंसिपल है, एक स्टूडेंट है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो स्टूडेंट कुछ फीस देता है, तो उसको टीचर को उसको सैलरी में कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉजिकली आपको भी पता है वो सैलरी तो नहीं है, वो उसका फ़ीस है, ठीक है। तो वो सैलरी हेड में कभी नहीं आएगा। बट वही टीचर को अगर अपने कॉलेज से, जब वो कॉलेज में समझो वहाँ पर जॉब हो रहा है, चल रहा है उनका, तो वही टीचर को कॉलेज वाला अगर कोई सैलरी देता है, ठीक है, पेमेंट करता है उनके सर्विस के लिए, तो उसको सैलरी कंसिडर करोगे क्या? तो ये लॉजिकली यस, ये तो बोल सकते हैं हम लोग सैलरी कंसिडर करना चाहिए। तो ये पॉइंट वही बोलना चाहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रीड कर लेंगे क्या है। सैलरी मीन्स अ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई ने किससे रिसीव किया? क्यों? सर्विस रेंडर करने के लिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एम्प्लॉय होता है वो इंडिविजुअल ही होगा। इंडिविजुअल, याद है पर्सन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, आप प्रीवियस वीडियोस को देखना ज़रूर। सबसे स्टार्टिंग जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें पर्सन का डेफिनेशन कवर किया था। पर्सन का डेफिनेशन में हम लोग ने हमेशा देखा था कि
इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, म्यूनसिपल टैक्सेस, ये सब म्यूनसिपैलिटी जो है, म्यूनसिपैलिटी, वो सब लोग क्या आता है यहाँ पर पर्सन के डेफिनेशन में आता है। तो याद रखना, जब भी कोई एम्प्लॉय होता है, मेरे जैसा एम्प्लॉय समझो एक कंपनी में काम कर रहा है, तो वो हमेशा इंडिविजुअल होगा। कभी कोई कंपनी किसी के पास जाके काम नहीं करती, कभी कोई फर्म किसी एम्प्लॉयर के अंडर में जाके काम नहीं करता है, ठीक है। कभी कोई HUF जाके कोई इंडिविजुअल एज एन एम्प्लॉय करके काम नहीं करता, वो हमेशा इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल होना चाहिए। एम्प्लॉयर यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा यहाँ पर, इंडिविजुअल होगा। वो अपना पर्सनल सर्विस देगा, अपना स्किल जो होगा वो सर्विस देगा किसको, एम्प्लॉयर को। एनी इंडिविजुअल हु रिसीव रेम्युनरेशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज़ लायबल टू टैक्स्ड ऑन हिज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो कोई भी अगर मैंने काम किया, रेम्युनरेशन कमाया किससे, एम्प्लॉयर से, तो वो इनकम मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करना पड़ेगा। मतलब ये चैप्टर में टैक्सेबल होगा वो इनकम में। क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी में लिया जाएगा हेड्स में, और वो बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। आगे क्या बोलता है, फॉर द पेमेंट टू बी रिगार्डेड एज अ सैलरी इट इज़ एसेंशियल दैट रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पे इज़ एम्प्लॉयर एंड। तो पेयर कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉयर है जो कंपनी है सामने वाली, और पेई कौन है यहाँ पर, इंडिविजुअल है जो हम जैसे जॉब करते हैं। तो जॉब और सामने जो कंपनी है, कोई भी हो सकता है, सामने इंडिविजुअल भी हो सकता है, सामने देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, ठीक है। एम्प्लॉयर, ठीक है, और ये एम्प्लॉई। तो ये हमेशा याद रखना, ये इंडिविजुअल ही होगा, ये एक पर्सन होगा जो इसको सर्विस देगा, ठीक है। ये कभी कोई कंपनी नहीं होगा, बट ये कोई भी हो सकता है एम्प्लॉयर। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है, ये आप HUF भी हो सकता है, ये फर्म भी हो सकती है। तो ये कोई भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था पर्सन के डेफिनेशन में, कोई भी हो सकता है। उनके यहाँ पर इंडिविजुअल काम कर रहा है और उसके बदले इसको क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो ये वही चीज़ बता रहा है वो। नेक्स्ट क्या है, द पेई मस्ट बी वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो वो बोलना चाहता है कि जो पेई होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में होना चाहिए, नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दोनों में फ़र्क है, अच्छे से याद रखना। ये आपको कहीं बोल सकते हो कि कहाँ पर आएगा, ये जो MCQs होते हैं आपके, उसमें आने का चांसेस ज़्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये दोनों में फ़र्क है। कोई चीज़ करके देने में और कोई चीज़ किसी के अंडर। देखो मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, तो आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। देखो एक तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। देखो नॉर्मली ये जो होता है, इंडिविजुअल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयर से कि मैं अपना सर्विस दूंगा। दोनों कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। जब तक हमारा मतलब जब इंडिविजुअल जब तक करना चाहता है वो उस हिसाब से होता है, या कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका बीच में कुछ। यहाँ पर टोटली जॉब करके देता है, वो जॉब करता है, मंथली उसको सैलरी दिया जाता है। यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर कैसा होता है, समझो एक शादी है, शादी में क्या होता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कैटरिंग सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मंडप का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अलग से होगा, हो सकता है वहाँ का जो भी है। देखो ब्यूटी पार्लर का बहुत कुछ है, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो कैटरिंग सर्विस मान के चलो एक, अब कैटरिंग सर्विस में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब वो इंडिविजुअल क्या बोलेगा, मैं आपको सर्विस करके दे दूँगा। अब उसमें वो किसी भी पर्सन को लगा सकता है काम पे। तो कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल ने लिया है, वो भले वो जो शादी जिसका ओनर होगा, बट यहाँ पर क्या है, वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको सर्विस करके दे दूँगा।
इसमें यहाँ पर खुद इंडिविजुअल जाके कर रहा है या नहीं कर रहा है उसमें कोई मैटर नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है ये, केटरिंग सर्विस। वो 4 बंदा लेके आएगा अपना और उससे क्या करवाएगा, काम करवा के ख़त्म करेगा वो। तो ये बना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पर इंडिविजुअल खुद काम करता है, समझो बात को, ठीक है। ये सैलरी उठाता है, ये सैलरी नहीं लेता है। यहाँ पर ये इसका जो भी चार्जेस होता है, फीस होता है, सेल्स होता है, सर्विस होता है, सर्विस चार्जेस लेता है ये, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। तो वही चीज़ बोलना चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। पेमेंट रिसीव बाय इंडिविजुअल फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉय इज नॉट अ टैक्सेबल सैलरी। देखो, पेमेंट रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम अ पर्सन अदर देन इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी। तो जब तक एम्प्लॉयर ने अपने को पैसे नहीं दिए वो सैलरी में नहीं आएगा। जिस दिन एम्प्लॉयर ने दिया वही चीज़ सैलरी में आएगा। वो बस इतना ही बोल रहा है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जामिनर फीस। देखो टीचर एक, ठीक है, टीचर है, टीचर ने जो है कॉलेज में जॉब करते हैं। अब वो कॉलेज वाला जो इसको देता है सर्विस के लिए वो सैलरी है उसके लिए, ठीक है। बट यही टीचर को मुंबई यूनिवर्सिटी इसका हेड नहीं है, कॉलेज इसका एम्प्लॉयर है, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं है। बट मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है, एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो एग्ज़ाम में आपको सुपरवाइज़ करो 2 घंटा, 2 आवर्स सुपरवाइज रोज़ का, एक 10 दिन के लिए। तो इसके लिए इसने फ़ीस दिया, तो वो सैलरी नहीं होगा क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एन एम्प्लॉयर ऑफ दिस टीचर। एम्प्लॉयर कौन है, ये कॉलेज है। कॉलेज जो भी देगा, अगर वही चीज़ काम कॉलेज ने करवाया होता तो उसको सैलरी दिया जाता। ये तो एक टेम्परेरी नेचर का है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन उसको मिलेगा। तो याद रखना, एक एग्जाम्पल है, अच्छे से रीड करना, एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा है। तो आप पूछोगे सर अगर ये सैलरी नहीं है तो ये क्या है, ठीक है। अगर ये सैलरी नहीं है मुंबई यूनिवर्सिटी जो दे रही है तो वो क्या है। तो उन्होंने क्लियर कहा ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी दोगे ना वो इनकम उसका अदर सोर्स इनकम होगा। अदर सोर्स इनकम जो 5वां हेड है अपना, 5th हेड है, ठीक है, अदर सोर्स। तो यहाँ पर वही चीज़ इन्होंने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ सैलरी में नहीं लिया जाएगा, उसके जगह पे किसे लिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी देख सकते हो आप, यूनिवर्सिटी का बात कर रहा है, कुछ वो अदर सोर्स में लेने का बात कर रहा है, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल से कुछ एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं अपन, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर, जब भी डायरेक्टर की बात आएगी तो एक याद रखना, सबसे पहले वो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर वो कैसे टाइप का नेचर में काम कर रहा है, कैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है, किसके, एम्प्लॉय जो कंपनी के। अगर डायरेक्टर, देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्टर का नेचर देखना पड़ेगा अपने को, उसका काम का नेचर। अगर वो डेली एज अ एम्प्लॉय जैसा आता है, सर्विस देता है और उसका मतलब रोज़ का टाइमिंग फिक्स है उसका आना और जाना, तो वो एज अ जॉब कर रहा है। वो एक वर्किंग सिर्फ डायरेक्टर है बट वो कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय जैसा ही है, तो उसको सैलरी ट्रीट कर सकते हो आप। बट अगर कोई डायरेक्टर है समझो, तो वो बंदा आता है एनी टाइम, मतलब उसके हिसाब से आता है, उसके हिसाब से जाता है, सिर्फ एडवाइस देता है लोगों, मतलब कंपनी को एडवाइस देता है, उसका कोई फिक्स नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा फिक्स नहीं है। तो वो बंदा कभी सैलरी नहीं लेता है, वो अलग है, उसका प्रोफेशनल फ़ीस है, अलग है, उसका फ़ीस अलग है। तो वो चीज़, वो फ़ीस कहीं में भी हो सकता है, अदर सोर्स में भी हो सकता है, अदर सोर्स में भी हो सकता है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी हो सकता है। वो हम लोग देखेंगे, इन्होंने क्या दिया है वो एक बार पढ़ के देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जब रिसीव करता है तो कंपनी टैक्सेबल एज अ सैलरी होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा इफ़, याद रखना इफ़ लिखा है, इफ़ द डायरेक्टर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉय और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या फिर कंपनी के टर्म्स जो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डायरेक्टर के साथ, अगर वहाँ पर लिखा है कि ये डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का,
तो उसका जो भी डायरेक्टर का इनकम होगा कंपनी से वो उसका सैलरी में गिना जाएगा। बट अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं कि एम्प्लॉई है टर्म्स के हिसाब से, तो उसका जो इनकम होगा वो बिजनेस में भी टैक्सेबल हो सकता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी हो सकता है। ये डिपेंड फैक्ट्स ऑफ द केसेस, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे नेचर का काम करता है, वो कैसे टाइप का इनकम ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन याद रखना सैलरी में भी हो सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी हो सकता है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है। चलो, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एन पार्टनर। अब यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर जो है, देखो ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, एक फर्म है अपने पास, फर्म ABC फर्म, ABC लिमिटेड। ठीक है, फर्म है समझो। अब इसमें तीन पार्टनर्स A, B और C। अब क्या होता है, इन्होंने तीनों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कंपनी चल रही है वर्किंग में। अब हर महीने क्या होता है, इनके भी खुद के खर्चे होते हैं, घर पे भी देना पड़ेगा ना, इनके बीवी तो होगा ना, मिसिस A, मिसिस B, मिसिस C। अब उनकी बीवी क्या कहती है, भाई तू महीने में जो भी मेहनत कर इधर ABC फर्म में जो भी कर, बट मुझे सैलरी ला के दे, सैलरी या कोई भी एक फिक्स इनकम ला के दे ताकि मैं घर चला पाऊँ। तो फर्म एंड पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है सब। ठीक है, फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, टर्म्स है कि हर महीने के एंडिंग में कुछ फिक्स्ड अमाउंट, समझो 10,000 क्या करेंगे, हर पार्टनर लेके जाएगा अपने घर पे एज अ रेम्यूनरेशन सैलरी। हो सकता है क्योंकि इनको भी जीना है ना, हर महीने तो खर्चा होता है। फर्म तो क्या है, फर्म नाम के लिए है, बट मेन तो ABC है इधर। उनके घर पे भी बचपन में हमने देखा रहेगा, ड्राइंग्स के नाम पे आता था, लोन लेके चला गया, पार्टनर निकाल के लेके गया पैसा पर्सनल यूज़ के लिए, ये होता है ड्राइंग्स। तो रेम्यूनरेशन अलग अलग नाम होते हैं, बोनस, कमीशन, ये अलग अलग तरीके से क्या है पैसे लेके जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन और रेम्यूनरेशन हो ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ने लिया किससे, फर्म से, इज़ नॉट रिगार्डेड एज सैलरी। तो याद रखना, जो भी ये पैसा लेके जा रहा है 10,000, ठीक है, ये 10,000 जो लेके जा रहा है, या बोनस हो, कमीशन और रेम्यूनरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो, इससे कभी भी आप सैलरी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि वो नेचर आता ही नहीं। इसके बदले में इसको क्या बोलोगे फिर, ये कर क्या रहे हैं तीनों, यहाँ पर ये तीनों क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो इनकम होगा उनका बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। किस में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा कोई इनकम होगा तो आपको टैक्सेबल अंडर हेड्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये एक पॉइंट हो गया कवर अपना। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर। रुकिए 2 मिनट। हाँ, रेम्यूनरेशन ऑफ MP MLA, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं मेंबर्स, उनके जो इनकम है वो इनकम को क्या ट्रीट किया जाएगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, समझा, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको, गवर्नमेंट क्या कर रही है, MP MLA ये सब लोग को क्या कर रही है, पैसे पे कर रही है, हर मंथ देते होंगे, ऐसी थोड़ी इनका भी घर चलाना है। तो वो जो इनकम है इनके लिए, MLAs MP के लिए, वो इनकम सैलरी गिना जाएगा क्या। तो यहाँ पर कहा गया है नहीं भाई, उसे सैलरी नहीं कहा जाएगा। वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर्स। क्यों, क्योंकि MP MLA इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट और अ पार्लियामेंट और एन असेंबली। उनको एम्प्लॉय नहीं माना गया है, उनको देश के लिए सर्विस के लिए बुलाया गया है। तो वो एम्प्लॉय नहीं रहे, वो अदर सोर्स, उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर किया जाएगा। सर आप ये 4 पॉइंट्स के लिए इतना क्यों टाइम ले रहे हो,
क्योंकि मुझे पता है ये 4 पॉइंट्स में आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएगा। ठीक है, आपको एमसीक्यू में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपको 4 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से रटना है। मैंने तो यहाँ पर गंदा कर दिया बहुत कुछ बोलते बोलते, ठीक है, बट आपको ये चीज़ समझ के लेना है। ठीक है, समझ के लो, फिर उसके बाद में आप याद करो, ये पॉइंट्स बना के लो बुक में, और वो बेसिस पे आप हमेशा याद रखना ये पॉइंट्स तो इम्पॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब सेक्शन जो है अपना 15, हम कोशिश करेंगे सेक्शन 15 ख़त्म करें, उसके बाद में सेक्शन 16 में जाएंगे। पहले ये ख़त्म करेंगे, फिर सेक्शन 16 में जाएंगे, फिर लास्ट में सेक्शन 17 में जाएंगे। सर ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि इसके बाद जो है डायरेक्टली सेक्शन 17 आता है, 16 नहीं आता है। तो 16 पहले करेंगे, फिर 17 में जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़, रुको, सेक्शन 15, व्हेन सैलरी इज़ टैक्सेबल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है, कब सैलरी टैक्सेबल होगा? देखो आपने पैसे कमाए, सैलरी से कमाए, तो वो टैक्सेबल कब होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर ये सेक्शन में पता चल रहा है। देखो मैं सिंपल में एक चीज़ बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को पढ़ते वक्त याद रखना, ये जो होगा अपना ये पार्ट, ये अपना पार्ट होगा एडवांस का। क्या कहा मैंने? एडवांस सैलरी। याद रखना, एडवांस सैलरी का मतलब आप जनरल वे में समझो कि मैं काम नहीं किया अभी तक, बट एम्प्लॉयर से क्या कर रहा हूँ, एडवांस में पैसे ले रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट मंथ का पैसा मुझे अभी दे दो एडवांस में, मैं नेक्स्ट मंथ काम कर दूंगा, उस टाइम पे मत देना, अभी दे देना, मुझे काम की ज़रूरत है। तो ये जो एडवांस है, नाम से क्लियर हो रहा है कि एडवांस में पैसा ले लिया मैंने उससे, सैलरी। ठीक है, और ये जो होता है ये एरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हैं इसे, एरियर्स ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या होगा? ये देखो, ये डेफिनेशन में 3 पॉइंट है, वो अच्छे से समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले सिंपल वे में समझाऊंगा, उसके बाद में अपन डेफिनेशन में जाते हैं। तो सिंपल वे में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला सिंपल है, रेगुलर सैलरी जो मिलता है हर मंथली, मैंने काम किया आपने पैसे दिए, मैंने काम किया आपने पैसे दिए, ये हुआ रेगुलर सैलरी, सिंपल। यहाँ पर क्या एडवांस सैलरी, यहाँ पर क्या हुआ, आपने काम नहीं किया बट आपने सैलरी उठा लिया पहले से, ये हुआ एडवांस सैलरी। थर्ड केस में क्या हुआ, आपने काम किया बट अभी तक आपको सैलरी नहीं मिला, नॉट पेड, अभी तक नहीं मिला, बट सर्विस गिवन, सर्विस दे दिया आपने अच्छे से, आपने पूरा 2 महीना काम किया बट अभी तक आपका सैलरी दिया नहीं गया। या हो सकता है 2015-16 का मेहनत किया था मैंने, अभी तक सैलरी मिला नहीं मुझे, बाकी दे दिया, वो 1 साल का पेंडिंग है, वो हो गए एरियर्स। एरियर्स में आप मेहनत करते हो बट आपको पे नहीं किया जाता है, वो आगे जाके आपको मिलता है। एडवांस में क्या होता है, आप मेहनत नहीं करते हो पर आपको पहले से सैलरी दे दिया जाता है। रेगुलर में क्या होता है, आपको सिंपल चीज़ें, आप काम कर रहे हो, सैलरी मिलता जा रहा है आपको, ये हुआ रेगुलर वे में। तो ये सेक्शन को मैंने बहुत सिंपल में समझाने की कोशिश की। अब हम उसके अंदर का रीड करके देखते हैं कि क्या समझ में आता है आपको। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेक्शन 15। ठीक है, ए पॉइंट क्या बोलता है वो पढ़ेंगे, रुको, ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट क्या बोल रहा है, अ सैलरी, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। देखो मतलब वो बोलना चाहता है सैलरी ड्यू हो, ठीक है, भले वो पेड हो या नॉट पेड हो। ठीक है, ड्यू, ये ड्यू का मतलब समझेंगे हम लोग बाद में। किससे मिल रहा है, फ्रॉम एम्प्लॉयर से मिल रहा है। ये एम्प्लॉयर कौन है सर? कोई भी हो सकता है, ये करंट एम्प्लॉयर हो सकता है, जहाँ से आप
काम कर रहे हो अभी, या प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकता है जहाँ पर आपने जॉब छोड़ दिया करके, पर स्टिल कुछ पैसे थे अभी तक आए नहीं, आने वाले हैं, आ गए, या फिर जो भी है पीरियड जो होता है पैसे आने वाले हैं, अभी तक मिला नहीं, आ जाएगा आगे जाके, ऐसा कुछ। तो करंट एम्प्लॉयर से हो या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर से हो, ठीक है। किसको मिल रहा है ये? एसएससी को मिल रहा है, ठीक है। एसएससी मतलब कौन? जो इंडिविजुअल है, जिसका सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो आप, ठीक है। कब मिल रहा है सर? ये प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर याद रखना, क्योंकि जो प्रीवियस है, अपना प्रीवियस ईयर क्या है बताओ, चलो अपना असेसमेंट ईयर क्या है अभी का? 21-22 है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा अपने लिए? 2020-21 अपने लिए क्या होगा? प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर में अगर आपने ये जो प्रीवियस ईयर है, ये ईयर में अगर आपने कोई सैलरी मिला है आपको या ना भी मिला हो, बट वो ड्यू होना चाहिए। ड्यू का मतलब क्या हुआ? अब मैं समझाता हूँ आपको ड्यू का मतलब, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या हुआ? आपने पूरा अप्रैल मंथ काम किया, वर्क डन, आपने काम कर दिया, तो अप्रैल मंथ का सैलरी कब मिलता है बताओ मुझे? आप बोलोगे सर मैं अभी तक तो टीवाई पास नहीं हुआ, अभी जॉब किधर करेंगे? कुछ लोग होंगे जॉब करते होंगे, स्ट्रगल पीरियड है उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे याद रखना, अप्रैल मंथ का सैलरी हो सकता है 30 अप्रैल को मिला होगा, एंड ऑफ द मंथ में। कुछ कंपनीज एंड ऑफ द डे में दे देती है, एंड ऑफ द मंथ। कुछ कंपनीज क्या करती है, 1 मई में देती होगी, या कोई डेट होगा 7th 8th जो भी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसे कुछ डेट, ठीक है। देखो, जिस दिन आपने अप्रैल मंथ ख़त्म कर दिया, उस दिन एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, जो अब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयर का क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। क्या बन गया? लाइबिलिटी। मतलब इन फ्यूचर में उसको क्या करना पड़ेगा? अप्रैल मंथ का सैलरी तो पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने काम कर दिया है, तो वो सैलरी क्या हो गई? ड्यू हो चुकी है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हर मंथ बिल आता है, राइट है, बिल आता है। अब आप एक मंथ यूज़ करते हो, अप्रैल मंथ में यूज़ कर दिया, तो बिल जनरेट होता है उनका। एक डेट होता है पेमेंट डेट, वो डेट को उसको नाम क्या देते हो? ड्यू डेट। उसको क्या नाम देते हैं? ड्यू डेट। तो आपका काम बनता है वो ड्यू डेट में जाके आपको पे करना है। अगर नहीं करोगे तो आप पे इंटरेस्ट ये वो वगैरह चालू हो जाता है। तो एक ड्यू डेट होता है सब चीज़ का, हर चीज़ का ड्यू डेट होता है। आपको स्कूल फीस भरना हो तो भी ड्यू डेट आता है वहाँ पे, हर चीज़ का ड्यू डेट होता है। तो सैलरी का भी एक ड्यू डेट होता है। जिस दिन आप सामने वाले एम्प्लॉय से काम करवा लोगे, तो एम्प्लॉयर का काम बनता है भाई, वो मंथ ख़त्म होने से उसका लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। हो सकता है 30 अप्रैल को भी हो या 1 मई को भी होता है, डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनका टर्म्स क्या है, ठीक है। ड्यू का मतलब समझ रहे हो? तो भले उसने 1 तारीख को पे करो या मत करो, बट उसका सैलरी ड्यू हो चुका है। सैलरी ड्यू हो चुका है मतलब एम्प्लॉयर ने पे करो या ना करो, बट स्टिल वो इंडिविजुअल जो होगा उसके लिए क्या माना जाएगा? वो सैलरी हो चुका है, मिल चुका है तुझे, ऐसा मतलब इनकम कंसिडर हो जाएगा तेरा। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो पेड हो या ना हो, बट सैलरी अगर ड्यू हो गया, आपने काम कर दिया, तो आपका वो सैलरी गिना जाएगा। किससे मिलना चाहिए? फ्रॉम एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए, करंट हो या प्रीवियस हो। और एसएससी को मिलना चाहिए, और कब मिलना चाहिए? प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए। तो ये कंडीशंस है उसके, ये कंडीशंस होगा तो वो सैलरी क्या हो जाएगा? पहला टैक्सेबल हो जाएगा, समझा? तो सेक्शन 15 वही चीज़ कह रहा है कि ये इनकम सैलरी में टैक्सेबल किया जाएगा जब वो सैलरी ड्यू हो जाए, भले वो पेड हो या ना हो। एम्प्लॉयर से होना चाहिए एसएससी प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना, मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, सेकेंड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, काम किया और एम्प्लॉय आपको पे करने वाला है। यहाँ पर पे कर दिया होगा या नहीं करने, जो भी उसका,
बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, एनी सैलरी, देखो क्या लिखा है, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम। मतलब यहाँ पर सैलरी पेड हो चुका है, सैलरी पेड हो चुका है या अलाउड कर दिया है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है कि उसको सैलरी नहीं दिया है, ठीक है, सैलरी दे चुके हैं हम लोग। इन प्रीवियस ईयर में दिया है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, यही केस है, एम्प्लॉयर ने दिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर ने दिया। तो बट यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से समझ के लो, दो नॉट ड्यू ऑन और बिफोर इट बिकेम ड्यू। मतलब वो अभी तक ड्यू हुआ ही नहीं है, ड्यू नहीं हुआ है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है मतलब एम्प्लॉयर का कोई लाइबिलिटी नहीं है पे करने का, एम्प्लॉयर का नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी। मतलब अभी तक अप्रैल मंथ ख़त्म हुआ ही नहीं है, अप्रैल मंथ, सॉरी क्या हुआ इसको, हाँ सॉरी, अब अप्रैल मंथ अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं है, बट सामने वाले बंदे को सैलरी दे दिया गया है। अब ये कब होगा केस, ऐसे कब होगा बताइए, ये एक ही केस में होगा ना, एडवांस जब लोगे आप सामने वाले से। आप एडवांस कब लेते हो, अभी तक आपने काम किया है नहीं, उसका पैसे लेके जा रहे हो आप। तो इसीलिए मैंने इसको पहले कहा था, ये एडवांस सैलरी है। क्या है ये, एडवांस सैलरी। तो याद रखना ये चीज़, सिंपल चीज़ है। दो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, दो नॉट ड्यू बिफोर इट बिकेम ड्यू टू हिम। मतलब अभी तक ड्यू हुआ ही नहीं, बंदे को देना है, बट स्टिल उसने पैसा लेके चला गया। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट आता है, एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड अलाउड इन द प्रीवियस ईयर बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक है, इफ़ नॉट चार्ज इन इनकम टैक्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो ये वाला पॉइंट मैं और एक समझा देता हूँ आपको अच्छे से। ये क्या कहना चाहता है, समझो 2015-16 में कुछ सैलरी मेरा, चलो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीमेंट नहीं, 2015-16 बहुत दूर चला गया मैं, 2000 समझो, ये ईयर पकड़ो अपना 2021 में, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, समझो ऐसा। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा 10,000 सैलरी था और अप्रैल मंथ से कितना होने वाला था, 12,000। तो 12,000 होना चाहिए था, 12,000 ये नॉर्मल सैलरी मिलना चाहिए था मुझे, 12,000 ऐसा समझो। बट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या कहा कि अभी 10,000 ले लो, 2,000 जो है मैं आपको आगे जाके दे दूंगा, 2,000, ये कितना हुआ। अब यहाँ से उन्होंने 12,000 देने लगे, तो ये ज़ीरो समझो, यहाँ पे 12,000 मिलना शुरू हुआ उसको, तो ये 0,0,0। तो सर ये जो 2,000 है वो कब देंगे, तो उन्होंने कहा ये जो 2,000 है ये 12,000 मिल जाएगा अभी, और ये 2,000 इस टाइम पे दे देंगे हम लोग, जुलाई में दे देंगे। तो याद रखना ये तो जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ, समझो यही चीज़ किधर हुआ होगा, 2018-19 में हुआ होगा। ये 4,000 तभी का 4,000 तुमको ये प्रीवियस ईयर में मिल रहा है। कौन सा प्रीवियस ईयर, ये मतलब 2021, ये प्रीवियस ईयर में आपको वो पिछले साल का कुछ पैसा बचा था जो आज मिल रहा है, ठीक है। आपने ऑलरेडी सर्विस दे दिया यहाँ पर, बट एम्प्लॉयर ने आपको पे नहीं किया था, वो आज जाके करने वाले हैं। तो ऐसे केस में इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे इनके लैंग्वेज में कहते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। क्या कहते हैं इसे, एरियर्स ऑफ सैलरी कहते हैं। जो पेड हुआ होता है, जो मिला होता है हमें प्रीवियस ईयर में, तो वो सैलरी को टैक्सेबल करना चाहिए क्या नहीं, बताइए, टैक्सेबल होना चाहिए क्या नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो याद रखना, अगर प्रीवियस मतलब 2018-19 में जब देना चाहिए था उस टाइम पे तो इन्होंने दिया नहीं, आज 20-21 में दे रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे देखने का कि उसे टैक्स चार्ज किया था क्या ड्यू बेसिस पे। अगर टैक्स चार्ज किया होगा
तो इस बार नो टैक्स। नो टैक्स का मतलब नो सैलरी इनकम। इस बार उसे 2 बार तो थोड़ी टैक्स करूँगा मैं, बार बार एक ही चीज़ को 2 बार कैसे कर सकता हूँ। मैंने उस टाइम पे 4,000 कमाया था, अगर उस टाइम पे टैक्स हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, अर्लियर ईयर्स में, अगर उस पर टैक्स किया है तो फिर मैं इस बार टैक्स नहीं भरूँगा और उसे सैलरी इनकम कंसिडर नहीं करूँगा। अगर उस टाइम पे टैक्स नहीं हुआ है, नो टैक्स मतलब उस टाइम पे टैक्स नहीं भरा है, उस टाइम पे सैलरी इनकम नहीं दिखाया, सैलरी इनकम मैंने नहीं दिखाया, तो इस सिचुएशन में इस बार हमें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा और उसे इनकम फ्रॉम सैलरी में गिनना पड़ेगा, सैलरी इनकम में। समझा? तो वो यही चीज़ बताना चाहता है कि भाई ऑन और बिफोर एम्प्लॉय, ठीक है, इफ़ नॉट चार्ज इनकम टैक्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स नहीं भरा होगा तो ये प्रीवियस ईयर में मिला, ये सॉरी अर्लियर ईयर्स में आपने टैक्स नहीं भरा होगा तो इस बार मिला ना पैसा तुमको, तो इस बार तुम क्या करो, सैलरी इनकम दिखा के उस पर टैक्स भरो। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा याद रखना, ये चीज़ भूलना मत कभी। तो इसे एरियर्स ऑफ सैलरी कहते हैं। आई होप आपको आज का सेक्शन 15 समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा सेक्शन 16 को कवर करते हुए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, सब ख़त्म कर देंगे इसमें। आपका काम सिर्फ इतना बनता है कि ये वीडियो को जो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना, जितना हो सकता है शेयर करना, उनको भी पता चले कि यहाँ पर भी कुछ मिल रहा है फ्री में, तो अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल जितना हो सकता है। चलो बाय।